तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई वो एविल सेक की नानगोंग के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि वो लड़ाई में उनका साथ देगा और मैंगलियर को मरवाने में वो उन लोगों की मदद जरूर करेगा। मगर दूसरी तरफ योंग फाई ने मैंगलियर के साथ भी एग्रीमेंट कर लिया था कि वो एविल सेक के साथ लड़ने में उनकी मदद करेगा। और जब दोनों ही सेक्ट आपस में एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक तीसरा बंदा भी आ पहुंचता है जो कि उन लोगों की लड़ाई को ऊपर से देख रहा था। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही एविल सेक्ट और राइटियस सेक्ट दोनों की आपस में लड़ाई शुरू होती है तो दोनों के वॉरियर्स एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं और उनकी पावर्स और उनकी स्पीड भी लाजवाब होती है। दोनों तरफ से पावरफुल अटैक्स किए जा रहे होते हैं। यहाँ पर कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ पर मैंगलियर भी हुन टियानडाओ के साथ अकेले मुकाबला करना चाहती थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि हुन टियानडाओ इस वक्त काफी ज्यादा जख्मी है। मगर उससे पहले उसे नानगोंग के साथ मुकाबला करना पड़ता है। नानगोंग वो उसके सेम लेवल की वॉरियर होती है और दोनों ही जब फाइट करते हैं तो इन दोनों की स्ट्रेंथ और पावर भी बिल्कुल एक जैसी ही निकल आती है। मगर नानगोंग कहती है कि मिस मेंग ऐसा क्यों, तुम्हारी सोड इतनी ज्यादा हल्की क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भारी सोड उठा ही नहीं सकती। मगर मैंगलियर उससे सेम वही बात करती है कि मैं नोट कर रही हूँ तुम्हारी सोड भी बिल्कुल हल्की है, जैसे कि इसमें बिल्कुल भी जान ना हो। मगर मैंगलियर कहती है मुझे लगता है कि शायद हम दोनों बिल्कुल सेम चीज के बारे में ही सोच रहे हैं। हमारा मकसद आपस में लड़ना नहीं बल्कि कुछ और अचीव करना है। ये कहने के बाद वो लोग हुन टियानडाओ की तरफ देखते हैं। जिसके बाद नानगोंग कहती है कि हाँ तुमने सही कहा है, यही सही मौका है। इस वक्त वो जख्मी है और इसी का ही फायदा उठाकर हम लोग उसकी जान ले सकते हैं। ये मौका जिंदगी में दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। वो मैंगलियर से कहती है कि तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए उसकी लाइफ है। ये कहते ही वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे धकेल कर वापस से अलग हो जाती है। और नानगोंग कहती है कि मुझे तुमसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर मैंगलियर वो भी उसे छोड़कर सीधा हुन टियानडाओ की तरफ जा रही होती है तो वो देखती है कि उनका एक वॉरियर हुन टियानडाओ के हाथों मरने वाला है। ये देखते ही वो फौरन से अपने लोटस लीफ का इस्तेमाल करते हुए हुन टियानडाओ पर हमला कर देती है। मगर हुन टियानडाओ वो उसी वॉरियर को पकड़कर सीधा मैंगलियर की तरफ थ्रो करता है और कहता है कि तुम लोग बस नाम के ही राइटियस सेक्ट कहलाते हो, तुम लोग पीठ पीछे हमला करते हो। मगर मैंगलियर कहती है कि तुम्हारे जैसे कमीने को मारने के लिए अगर मुझे इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ेंगे तो भी मुझे मसला नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुन टियानडाओ वो एक रेड एलेक्सियर क्रिएट करता है और उसे फौरन से खा लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी इंजरीज वो पल भर में ही ठीक हो जाती हैं और वो पूरी तरह से एनर्जेटिक हो जाता है। ये देखते ही मैंगलियर समझ जाती है कि इससे लड़ना वो अब और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करती है और बहुत सारी स्वॉर्ड्स सीधा हुन टियानडाओ की तरफ रिलीज कर देती है। तो वो स्वॉर्ड्स बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। मगर हुन टियानडाओ वो अपने विंग्स के साथ चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना लेता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सारी की सारी स्वॉर्ड्स को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और वो मैंगलियर से कहता है कि मेरी तुम लोगों की वजह से जो इंसल्ट हुई है उसका बदला आज मैं तुम्हारी मौत से लूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने हाथों से एनर्जी क्रिएट करता है और मैंगलियर पर एक के बाद एक एनर्जी अटैक्स करना शुरू कर देता है। ये देखते ही मैंगलियर उन अटैक्स को डॉज करते हुए दाएं बाएं कभी अपनी जान बचा रही होती है तो कभी हुन टियानडाओ उसके सामने आ जाता है। हुन टियानडाओ की पावर देखकर योंग फाई कहता है कि आखिर इसने अभी अभी क्या खाया था जिसकी वजह से इसकी सारी इंजरीज ठीक हो गई हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है जैसे कि इसे कुछ भी ना हुआ हो। और फिर वो वहां पर नानगोंग की तरफ देखता है। उसे शक होता है कि शायद नानगोंग ने अभी भी उसे पूरी बातें नहीं बताई हैं। और दूसरी तरफ हमें ऊपर मौजूद उस वॉरियर को दिखाया जाता है। वो उस एंजल के साथ नीचे आते हुए कहता है कि आज से मैं ईस्टर्न टॉप 10 डिसाइपल्स की लिस्ट को रिक्रिएट करने वाला हूँ। इतने में अचानक नीचे खड़ा हुआ एक वॉरियर वो उससे कहता है कि तुम बीच में कहां से आ गए। ये कहने के साथ वो अपनी सोर्ड के साथ एक जोरदार स्प्लैश अटैक रिलीज करता है और कहता है कि तुम्हें इस लड़ाई में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। मगर ऊपर मौजूद वो वॉरियर उस एंजल के साथ नीचे आते हुए अपने ब्रेसलेट्स बाहर निकाल लेता है और उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो ब्रेसलेट भी एक एनर्जी अटैक रिलीज करते हैं जो कि उस एनर्जी वेव अटैक को वापस पीछे धकेल देता है और सीधा जाकर
जाकर उस वॉरियर को हिट करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो यंग वॉरियर फौरन से उस एंजल के साथ नीचे आ जाता है और कहता है कि आज की ये बैटल मेरे लिए एक यादगार बैटल होने वाली है। हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम गुशी है। वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे बगैर ये लड़ाई शुरू कैसे कर दी। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ जो एंजल होता है वो अपने विंग्स के जरिए वहां पे मौजूद उन छोटे मोटे वॉरियर्स को एक एक करके मारता जा रहा होता है और अपनी बॉडी से इतनी खतरनाक एनर्जी रिलीज करता है कि बहुत सारे वॉरियर्स डर के मारे उससे पीछे हट जाते हैं। और इतने में मिस नानगोंग वो उस वॉरियर से कहती है कि सुनो हैंडसम, तुम आखिर कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो? तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखकर तो लग रहा है कि जैसे तुम वाकई में एक रियल हीरो हो। मुझे लगता है कि आज की इस खतरनाक बैटल में तुम एक काफी अहम रोल प्ले कर सकते हो। तुम बड़े बड़े वॉरियर्स को इस मैदान में हरा सकते हो और अगर मैं गलत नहीं तो शायद तुम आगे चलकर टॉप 10 में अपनी जगह बना लोगे। मगर यहाँ पर गोशी उससे कहता है कि अरे मैंने तो नोट ही नहीं किया कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद है। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैं बस यहाँ पर तुम्हारे इन टॉप 10 डिसाइपल्स के साथ दो दो हाथ करने के लिए आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इनमें कितना दम है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एविल सेक्ट और राइटियस सेक्ट के दो वॉरियर्स आपस में जब फाइट कर रहे होते हैं तो उनके स्किल्स और उनके अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी फाइट अब इंटेंस होती जा रही है और वो लोग अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। और एक वॉरियर एक बहुत ही पावरफुल आइस एनर्जी का अटैक करते हुए हर एक चीज को फ्रीज कर देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक और वॉरियर को जो कि एविल सेक्ट का वॉरियर था। वो वहां पे मौजूद एक मॉन्क पर हमला करने के लिए अपने फैन का इस्तेमाल करता है जिसके जरिए वो एक इल्यूशन क्रिएट करते हुए कुछ फेक गर्ल्स को क्रिएट करता है जो कि सीधा उस मॉन्क की तरफ आगे बढ़ती हैं। वो मॉन्क एक जगह बैठा हुआ होता है और वो लड़कियां उसे वर्क लाने की कोशिश करती हैं ताकि वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके और वो मॉन्क उनके इल्यूशन में फंस जाए। मगर मॉन्क्स असल में मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो मॉन्क भी इसी तरह ही अपनी मेंटल पावर के जरिए बहुत ही आसानी से उन लड़कियों को वहां से पीछे हटा देता है। और वहां पे हमें एक गॉड स्टैचू निकलते हुए दिखाया जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल लेवल का होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्क उस स्टैचू के जरिए एक बहुत ही ताकतवर हमला करता है जिसके जरिए वो वहां मौजूद उन फेक गर्ल्स को पूरी तरह से इरेज करके रख देता है। और दूसरी तरफ हमें फिर हुन टियानडाओ को दिखाया जाता है। वो उस एलेक्सियर को खाने के बाद इतना ताकतवर बन गया था कि वो मैंगलियर को काफी कड़ी टक्कर दे रहा था जिससे मैंगलियर भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो समझ जाती है कि इसे हराना है तो इस पर अपना कोई ट्रप कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी एनर्जी को सीधा आसमान की तरफ रिलीज कर देती है। तो सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब क्या होने वाला है, मगर हमें दिखाया जाता है आसमान से थंडर लाइटनिंग नीचे गिरती है जिससे हुन टियानडाओ अपने आप को बचाते हुए यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। और दूसरी तरफ योंगफाई जब ये अटैक देखता है तो वो कहता है कि अच्छा, उसने अपना ये अटैक छुपा कर रखा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये थंडर लाइटनिंग को समन कर सकती है। मैंगलियर के इस अटैक को देखने के बाद वहां पे मौजूद गोशी कहता है कि ये अटैक तो काफी शानदार है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ तुम ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो। ये कहते ही वो मैंगलियर पर हमला करने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ ज्वान लोंग कहता है कि मुझे इससे कुछ जानी पहचानी और कुछ अनजानी फीलिंग्स क्यों आ रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हुन टियानडाओ वो आते साथ ही मैंगलियर पर जैसे ही हमला करता है तो मैंगलियर उसके अटैक को ब्लॉक करती है और गोशी अपने ब्रेसलेट्स के जरिए उन पर एक साथ ही अटैक करते हुए उन दोनों को एक दूसरे से दूर हटा देता है जिस पर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि ये हमारी लड़ाई के बीच में क्यों कूदा है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि गोशी अपने वो ब्रेसलेट वापस से अपनी तरफ बुलाता है और हुन टियानडाओ को मारने के लिए वो पहले उस पर अटैक करता है तो हुन टियानडाओ परत झपकते उसके पीछे जा पहुंचता है और उसे मारने के लिए उससे कहता है कि तुम्हारी स्पीड बहुत ही स्लो है। मगर अचानक से वहां पर वो एंजल आता है और हुन टियानडाओ के अटैक को ब्लॉक करते हुए गोशी को लेकर वहां से पीछे हट जाता है और साथ में हुन टियानडाओ को भी पुश करते हुए वहां से नीचे फेंक देता है। मगर यहाँ पर मैंगलियर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उससे कहती है कि हुन टियानडाओ हमारी लड़ाई बीच में रुक चुकी है, इसलिए फिलहाल तो हम लोग आपस में डिसाइड नहीं कर सकते कि इस लड़ाई का विनर कौन है। मगर फिर वो गोशी से कहती है कि भले ही तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो मगर तुमने गलत अपोनेंट से पंगा ले लिया है। अगर तुम वाकई में टॉप 10 डिसाइपल से लड़ना चाहते हो और अपनी टॉप 10 डिसाइपल में पोजीशन बनाना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है।
तुम्हें योंग फै के साथ फाइट करनी चाहिए। वो हम में सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसने अकेले ही ड्रैगन्स को मारा है और अकेला ही वो कई मास्टर्स को भी मार चुका है और उसके अलावा वो हुन टियानडाओ को तो कई मर्तबा पीट चुका है। ये बात सुनते ही हुन टियानडाओ गुस्से में कहता है कि वो लड़का बस लकी था कि वो मुझे हरा पाया, अगर वो दोबारा मेरे साथ लड़ेगा तो मैं उसकी चटनी बना दूंगा। मगर यहाँ पर मैंगलियर कहती है कि मार्शल आर्ट स्किल्स के मामले में वो लड़का हम सब लोगों से ज्यादा ताकतवर है, अगर तुम उसके साथ लड़ोगे तो तुम आसानी से टॉप 10 में जगह बना लोगे। ये सुनने के बाद गुशी कहता है कि ये लड़का तो वाकई में मुझसे लड़ने के लिए क्वालिफाइड है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वहाँ ऊपर उस ड्रैगन के ऊपर बैठकर तुम ये सारा तमाशा देखोगे और मुझे इस तरह इग्नोर करोगे। मगर युआन लॉन्ग उसके बारे में कहता है कि इस लड़के का दिमाग बिल्कुल गर्म है, इसे उकसाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बस कुछ अल्फाज कहो और ये लड़का खुद ब खुद भड़क जाता है। पता नहीं इसकी खोपड़ी में दिमाग नाम की कोई चीज है भी या नहीं। मगर गुशी कहता है कि मैं सबसे ताकतवर वॉरियर से लड़ने के लिए आया हूँ, मुझे बाकी लोगों की कोई परवाह नहीं। तो योंग फै उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने कुछ देर पहले ही हुन टियानडाओ के साथ फाइट की है और मेरे अंदर अभी भी इतनी एनर्जी है कि मैं तुम्हारे साथ मुकाबला कर सकता हूँ। तो गुशी कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें हराना मेरे लिए ये डिसरेस्पेक्टफुल होगा, जब तक तुम अपनी एनर्जी रिकवर कर लो तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मगर युआन लॉन्ग उसे भड़काते हुए कहता है कि वहां नीचे देखो, वहां पर 4 वॉरियर्स ऐसे हैं जो कि फुल एनर्जेटिक हैं और वो तुम्हें हराने के लिए काफी है। अगर तुम उनमें से एक को भी हरा देते हो तो तुम वैसे ही टॉप 10 में अपनी जगह बना लोगे, तुम्हें किसी और से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमसे लड़ने के लिए तुम्हें पहले उन 4 को हराना होगा। ये सुनते ही उस लड़के का फिर से दिमाग घूम जाता है और वो बंदा फिर से अपना माइंड चेंज कर लेता है और कहता है कि मैंने कभी भी किसी से भी लड़ने से हिचकिचाया नहीं है, ना ही मैं अब हिचकिचाऊंगा। ये कहते ही वो फौरन से अपने उस एंजल पावर को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही उन 4 वॉरियर्स पर हमला करने के लिए जाता है तो वो चारों के चारों एक साथ ही गुशी पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो एंजल उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक इतना ताकतवर होता है कि वो एंजल भी बड़ी मुश्किल से उसे रोक पाता है। मगर उस अटैक की वजह से उस एंजल का मास्क पूरी तरह से जल गया था और उसका रियल फेस सब लोगों के सामने आ जाता है, जिस पर युआन लॉन्ग बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो कहता है कि अरे ये क्या, ये तो एक फॉलन एंजल है और उसकी बॉडी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई जिंदा एंजल नहीं बल्कि एक डेड एंजल है। वहां मौजूद सब लोग सरप्राइज हो चुके थे कि आखिर गुशी के पास एक एंजल कैसे आ गया। मगर गुशी वो नीचे आता है और वो उन लोगों को कहता है कि क्यों सरप्राइज हो गए ना। वो अपनी ब्रेसलेट पावर के जरिए दोबारा से उस एंजल की बॉडी को दोबारा से रिवाइव करता है तो उसके अंदर फिर से जान आ जाती है और युआन लॉन्ग कहता है कि अच्छा, तो मेरा शक बिल्कुल सही था, ये लड़का असल में कॉर्प ड्राइव सेक्ट से बिलोंग करता है, जिसके बारे में नानगोंग कहती है कि कॉर्प ड्राइव सेक्ट ये तो हजारों साल पहले ही डिसअपियर हो गया था, आखिर ये लोग हजारों साल के बाद दोबारा से कैसे अपीयर हुए हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो एंजल उन चारों के चारों वॉरियर्स पर हमला करने के लिए उन पर टूट पड़ता है और नानगोंग उसके बारे में बता रही होती है कि कॉर्प ड्राइव सेक्ट ये हजारों साल पहले बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल मास्टर्स की बॉडीज को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसकी वजह से ये दुनिया के नंबर 1 वॉरियर्स में शामिल हो गए थे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो एंजल जब उन लोगों को ठिकाने लगा रहा होता है तो फिर वो उस मॉन्क पर भी हमला करने के लिए जाता है। ये देखते ही वो मॉन्क उस पर हमला करने के लिए बहुत सारे एनर्जी अटैक्स क्रिएट कर लेता है और जैसे ही वो एंजल उसके करीब आता है तो वो सारे के सारे अटैक एक साथ रिलीज कर देता है। मगर उस एंजल की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि वो बहुत ही आसानी से उन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उस मॉन्क को इतना जोरदार पंच दे मारता है कि उस मॉन्क की हालत खराब हो जाती है और वो वहां से बहुत ही दूर जा गिरता है। और दूसरी तरफ योंग फै कहता है कि हजारों साल पहले मैंने सुना था कि फॉलन एंजल को किसी ने मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, मगर कॉर्प ड्राइव सेक्ट के लोगों ने इन ब्रेसलेट्स के जरिए उन कॉर्प्स को दोबारा से इकट्ठा कर लिया है और वो लोग उन ब्रेसलेट के जरिए उन कॉर्प इमोर्टल बॉडीज को कंट्रोल करते हैं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि गुशी वो यहाँ पर अकेला ही सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है, क्योंकि उसके पास एक एंजल था, मगर वो टॉप 10 डिसाइपल भी उससे हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो अभी भी उससे लड़ना चाहते थे। मगर गुशी उन लोगों पर हंसते हुए कहता है कि तुम लोग अच्छा मजाक करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम लोग
मुझे हरा सकते हो। तुम लोग एक साथ मिलकर भी हमला करो तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे पास जब तक ये कॉर्प एंजल मौजूद है इसे कुछ कर भी नहीं सकते, ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डेड है। इसे तुम कितनी बार मारोगे? मैं इसे फिर से रिक्रिएट करूंगा और फिर से ये खड़ा हो जाएगा, चाहे तुम लोग कितनी भी पावर यूज क्यों ना कर लो। आखिर में तुम सब लोग थक कर हार मान ही जाओगे और मैं इस कॉर्प बॉडी के जरिए तुम सब लोगों का सफाया कर दूंगा। और वो नानगोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, ये मत समझना कि मैं ब्यूटीफुल गर्ल्स को छोड़ दूंगा, मैं सबको मारूंगा तो मतलब सबको। मगर हुंटियांडाओ कहता है तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, मैं तुम्हारी एरोगेंसी अभी निकालता हूँ। ये कहने के साथ वो उसे मारने के लिए अपना सबसे पावरफुल अटैक करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी क्रिएट कर लेता है, जिसके जरिए हम देखते हैं कि वो वहां पर एक पावरफुल एनर्जी के साथ ब्लैक होल क्रिएट करता है, जो कि बहुत ही तेजी से गोल गोल घूमता है। और हुंटियांडाओ जैसे ही वो ब्लैक होल सीधा गुशी पर थ्रो करता है तो गुशी उसे देखकर एक जगह बिल्कुल रिलैक्स खड़ा हुआ होता है, जैसे कि उसे पता था कि वो इस अटैक से अपने आप को बचा लेगा। उसके चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बन जाता है और वो ब्लैक होल उस बैरियर को तोड़ने के लिए बहुत ही तेजी से उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा होता है। मगर हम लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा धुआं उड़ने लगता है और दूर से देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बैरियर टूट चुका होगा। और नानगोंग भी समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर हुंटियांडाओ जीत जाएगा। मगर अचानक से वो ब्लैक होल पूरी तरह से क्रैक होने लगता है, उसके अंदर एक स्पेस रिफ्ट क्रिएट होती है और उस स्पेस रिफ्ट के अंदर से वो एंजल बाहर निकल आता है और हुंटियांडाओ पर एक बहुत ही पावरफुल पंच के साथ अटैक करता है, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हुंटियांडाओ की आंखें बाहर आ जाती है। मगर वो एंजल उसे वहां से थ्रो करते हुए बहुत ही दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो हुंटियांडाओ बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। उसे अपनी लाइफ में पहले कभी किसी ने इतना जोर का पंच नहीं मारा था। और यहाँ पर गुशी कहता है कि मुझे उकसाने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम मेरे हाथों बेमौत मारे जाओगे। ये कहते ही वो जैसे ही हुंटियांडाओ पर हमला करता है तो हुंटियांडाओ अपने आप को बचाकर वहां से भागता है और सीधा मैंगलियर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से उस एंजल और गुशी की अट्रैक्शन वो सीधा मैंगलियर की तरफ चले जाती है और मैंगलियर उसे रोकने के लिए अपना सबसे पावरफुल अटैक करने के लिए वहां पर थंडर लाइटनिंग को समन कर लेती है। उसे लगा कि इस थंडर लाइटनिंग से वो अपने आप को बचा लेगी, मगर वो देखती है कि वो एंजल तो बहुत ही आसानी से बचते हुए आ रहा है। ये देखकर वो खुद अपनी जान बचाकर वहां से भाग दिया और सीधा योंगफाई को क्रॉस करते हुए उसके पार निकल जाती है और कहती है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जिसके बाद युआन लोंग कहता है कि ये क्या, ये लड़की भाग रही है, मुझे लगा था कि ये उससे लड़ेगी मगर ये तो हमारे पीछे छुप रही है। और फिर गुशी कहता है कि योंगफाई तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है। मगर अचानक उसे जमीन पर किसी चीज की परछाई दिखाई देती है। जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर से बहुत ही बड़े बड़े गोल्डन हैंड्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं और योंगफाई ने पहले ही उससे लड़ने के लिए तैयारी कर ली थी। वो वहां पर हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड टेक्निक को यूज कर चुका था। वो जाइंट हैंड जैसे उस एंजल के ऊपर आता है तो वो एंजल बड़ी ही मुश्किल से उसे रोक पा रहा था और इतने में वहां पर फिर एक और हैंड आता है। इसी तरह योंगफाई वहां पर उन जाइंट हैंड्स की बारिश कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से उन दोनों ही वॉरियर्स को पुश करते हुए सीधा नीचे जमीन की तरफ धकेलता है और बहुत ही जोरदार अटैक के साथ वो उन्हें जमीन पर दे मारता है, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और सब लोग समझ जाते हैं कि इस अटैक के बाद इसका बचना मुमकिन नहीं है। और युआन लोंग कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये कॉर्प ड्राइव सेक का वॉरियर तुम्हारे एक पाल्म अटैक को भी नहीं झेल पाएगा। और नानगोंग कहती है अरे ये क्या हुआ ब्रदर गुशी, वो तो नीचे गिर गया, लगता है वो भी योंगफाई का मुकाबला नहीं कर सकता। और वहां मौजूद एक मास्कमैन कहता है ये टॉप 10 वॉरियर में जगह बनाना चाहता था, पर बदकिस्मती से अब इसे तो टॉप 100 में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये योंगफाई के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं, ना ही ये उसे छू तक पाएगा। इतना कहने की देर थी कि अचानक से जमीन के नीचे से वो एंजल फिर से बाहर निकल आता है और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उस हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड से आज तक कोई भी नहीं बच पाया। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो कॉर्प बॉडी क्योंकि वैसे ही डेड होती है तो उसे मारा नहीं जा सकता। और गुशी वो योंगफाई से लड़ने के लिए फिर अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमें उसकी बॉडी के चारों तरफ एक ग्रीन ऑरा दिखाया जाता है, जो कि पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ गया था। और वो अपने उन ब्रेसलेट की पावर को भी फुली चार्ज कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस एनर्जी के जरिए उस कॉर्प इमोर्टल बॉडी को और भी ज्यादा ताकतवर बना
देता है और योंगफे से कहता है कि मैं तुम्हें अपना एक पपेट बनाऊंगा। ये कहने के बाद वो उस फॉलन एंजल के जरिए योंगफे पर हमला करता है तो वो फॉलन एंजल काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका होता है और बहुत ही आसानी से योंगफे को टक्कर दे रहा था, जिसके बाद वो योंगफे को बहुत ही आसानी से वहां से पीछे भी धकेल देता है और दोबारा से पलटकर योंगफे पर जैसे ही हमला करता है तो इस मर्तबा योंगफे अपने स्पीयर के जरिए उसे रोकने की कोशिश करता है। तो वो योंगफे को आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ पुश कर रहा था और दूसरी तरफ गुशी उससे कहता है कि योंगफे, ये फॉलन एंजल अब एक कॉर्प डीमन बन चुका है, इसलिए इसे तुम मार ही नहीं सकते। इतना कहते ही वो फौरन से अपनी ब्रेसलेट की पावर को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है, जिसके साथ वो उस फॉलन एंजल की पावर को भी बढ़ाना शुरू कर देता है। मगर फिर योंगफे कहता है कि ओ अच्छा, अब समझ में आया, कहीं ये 10 एविल स्पिरिट पावर तो यूज नहीं कर रहा। इतना कहते ही वो फौरन से अपनी लाइटनिंग एनर्जी के जरिए उस कॉर्प बॉडी को वापस पीछे धकेल देता है और अपने हाथ पर हल्का सा कट लगाता है, जिसके जरिए उसका ब्लड उसके स्पीयर के साथ मर्ज हो जाता है। और दूसरी तरफ युआन लोंग उससे कह रहा होता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम उससे लड़ना चाहते हो, जल्दी से भागो यहाँ से, उससे लड़ने का कोई भी चांस नहीं। तो योंगफे कहता है बेफिक्र हो जाओ, भले ही मेरी लेजेंडरी कमान इस वक्त मेरे पास नहीं, मगर मैं अभी भी वो डिवाइन स्किल्स यूज कर सकता हूँ। ये कहने के साथ वो उस स्पीयर के जरिए एक बहुत ही जोरदार स्प्लैश अटैक करता है, जिसे देखकर गुशी की भी हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो अपने ब्रेसलेट के जरिए फिर से फॉलन एंजल के एनर्जी को चार्ज करता है और दोबारा से वो फॉलन एंजल योंगफे पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर इस मर्तबा भी योंगफे बहुत ही आसानी से स्पीड के साथ उसे काटते हुए निकल जाता है। मगर वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, वो एक के बाद एक स्पीयर अटैक करता जा रहा होता है, जिसके जरिए वो उस एंजल की हालत और भी ज्यादा खराब करता जा रहा था। मगर वो रुकने का नाम नहीं लेता, वो कंटिन्यूसली अटैक पर अटैक किए जा रहा था, जिसके बाद गुशी परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, हर चीज मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। मगर फिर योंगफे एक फाइनल अटैक करते हुए उस कॉर्प बॉडी को डैमेज करता है और फिर सीधा गुशी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी है। गुशी खुद को बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगाता है, मगर उसके बावजूद भी योंगफे की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि उसे पता भी नहीं चलता और योंगफे उस पर अटैक करते हुए उसका एक पैर ही काट देता है, जिससे गुशी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो जमीन पर ही पड़ा चिल्ला रहा होता है। मगर योंगफे देखता है कि वो फॉलन एंजल अभी भी उसी की तरफ आ रहा है, जिसके बाद वो अपने स्पीयर से ब्लड साफ करता है और जैसे वो एंजल करीब आता है तो योंगफे वो स्पीयर उस एंजल की बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिससे वो एंजल वहीं पर ही खत्म हो जाता है। उसके अंदर मौजूद जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई थी और ऊपर से गुशी इंजर्ड हो चुका था, तो वो अपने ब्रेसलेट के जरिए उस एंजल को पावर नहीं दे पा रहा था, जिससे वो एंजल अब लड़ने के लायक नहीं रहा था। मगर उन लोगों को वहां पर एक एल्डर की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो सारे ही उसकी तरफ देखते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर गुशी का फादर आ चुका होता है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए वहां पर मैदान में आता है और उसे देखते ही हुनटियानडाओ भाग खड़ा होता है और योंगफे वो उस एंजल बॉडी को अपने स्पीयर के जरिए काट कर नीचे फेंक देता है। मगर कॉर्प ड्राइव सेक का वो मास्टर योंगफे से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम बिल्कुल यंग हो और तुम्हें इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए, तुम जानते हो ना ज्यादा एरोगेंट लोग ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं जीते। मगर योंगफे कहता है कि ओल्ड मैन मुझे तंग मत करो, तुम जानते हो ना किसी पावरफुल वॉरियर को तंग करने का नतीजा मौत होता है। मगर कॉर्प सेक का वो मास्टर अपने बेटे की हालत देखता है, वो काफी ज्यादा इंजर्ड है, उसका खून भी बह चुका है और वो कॉर्प बॉडी भी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। जिसके बाद वो योंगफे से कहता है कि तुम काफी गुस्सेल हो और मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता, क्यों ना हम लोग इस वक्त पीछे हट जाएं और इस लड़ाई को यहीं पे ही खत्म कर दें। तो योंगफे कहता है ये 5th लेवल का मास्टर है, ये मुझे काफी कड़ी टक्कर दे सकता है और ऊपर से यहाँ पर एविल सेक्ट भी मौजूद है, वो लोग कभी भी मेरी वीकनेस का फायदा उठा सकते हैं। बेहतर यही है कि इस वक्त सिर्फ अपने उन दुश्मनों पर ही फोकस किया जाए, नई लड़ाई को बाद में देख लेंगे। ये कहने के बाद वो फौरन से अपना स्पीयर नीचे कर लेता है और उस मास्टर से कहता है कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं इस लड़ाई को यहीं पे ही रोक देता हूँ, वरना मैं इस लड़के को नहीं छोड़ता। जिसके बाद वो ओल्ड मैन अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ पर अकेले मत आना, तुम्हें आखिर हीरोगिरी दिखाने की क्या जरूरत थी, देखो तुमने अपना क्या हाल कर लिया है, आखिर तुम्हें टॉप 10 में जगह बनाकर मिलेगा भी क्या। मगर फिर वो वहाँ पे मौजूद एविल सेक्ट और राइटियस सेक्ट के दोनों ही होली लैंड मास्टर्स को कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आप लोगों की लड़ाई में खामखा में टांग अड़ाई है, मैं अपने बेटे की तरफ से आप लोगों से माफी चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप लोग उसे माफ कर देंगे। ये कहने के बाद वो अपना एक कॉफिन क्रिएट करता है और उसके जरिए
उस कॉर्प इमोर्टल बॉडी को उस कॉफिन के अंदर डाल देता है और उसके ऊपर खड़ा होकर अपने बेटे को भी लेकर वहां से फौरन से निकल जाता है। और फिर नानगोंग कहती है कि योंगफे, तुम तो मेरे प्रिंस पक्के बन गए हो, तुम्हारी पावर सच में शानदार है, अब तुम मेरे साथ अकेले में लाइफ भी स्पेंड कर सकते हो। मगर योंगफे कह रहा होता है कि कॉर्प ड्राइव सेक्ट वो एक इविल सेक्ट है और इनकी रैंकिंग भी इविल सेक्ट में काफी हाई होती है, इनसे पंगा लेना अच्छा नहीं है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।